वेलकम बच्चों। हम लोग पाठ 3 का अध्ययन कर रहे हैं और पाठ 3 का जो शीर्षक है वो है विद्रोह और प्रतिरोध। विद्रोह और प्रतिरोध अध्याय के अंतर्गत हम लोग 2 विद्रोहों की चर्चा कर चुके हैं। प्रथम विद्रोह था चुआर विद्रोह और दूसरा था रंगपुर विद्रोह। आज हम लोग जिस विद्रोह की चर्चा करेंगे वो है सन्यासी और फकीर विद्रोह। सन्यासी और फकीर विद्रोह को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम जो श्रेणी है वो है सन्यासी और फकीर विद्रोह की प्रथम अवधारणा। दूसरा है कि सन्यासी और फकीर बोलने से किसे समझा जाता था। तीसरा है कि विद्रोह का सूत्रपात क्यों हुआ, विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था और विद्रोह का अंत किस प्रकार हुआ। और चौथा है विद्रोह की प्रकृति, यानी कि विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ में इतिहासकार एक मत नहीं है, उन्होंने विभिन्न मत दिए हैं। तो चलिए हम लोग सन्यासी और फकीर विद्रोह को देखते हैं। तो प्रथम जो पॉइंट है वो है सन्यासी और फकीर विद्रोह की प्रथम अवधारणा। सन्यासी और फकीर विद्रोह का जो प्रारंभ था वो 1763 ईस्वी में हुआ था और इस विद्रोह का प्रारंभ जो था वो बंगाल के एक विस्तृत अंचल में हुआ था। विद्रोह इतना सशक्त और इतना व्यापक था कि इसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। साथ ही साथ इसने बंगाल के तत्कालीन समाज, सभ्यता, संस्कृति और यहां तक कि साहित्य को काफी प्रभावित किया था। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे सन्यासी और फकीर। लेकिन विद्रोह जो था वो लंबी अवधि तक चला था, इसलिए सन्यासी और फकीरों के साथ साथ उस समय का कृषक वर्ग, कारीगर वर्ग और साधारण जनवर्ग भी इस विद्रोह में शामिल हुआ था। यह विद्रोह किसके विरुद्ध में हुआ था? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शोषण नीति, जमींदारों, सूदखोर और महाजनों के अत्याचार के विरुद्ध में हुआ था। विद्रोह की शुरुआत जो थी वो मालदा, जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर और कुछ बिहार क्षेत्रों में हुई थी, यानी कि आज हम लोग जिसे उत्तर बंगाल के नाम से जानते हैं वहां पर विद्रोह जो था वो बहुत तेजी से फैला था और विस्तृत रूप में फैला था। इसके साथ साथ विद्रोह जो था वो बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, नेपाल और आज वर्तमान में जिसे हम लोग बांग्लादेश कहते हैं उसके कुछ क्षेत्रों में भी विद्रोह जो था वो फैला था। 1770 ईस्वी में बंगाल का एक अकाल पड़ा था। बंगाल का अकाल ने बंगाल की जनता को काफी प्रभावित किया था। यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या जो थी वो काल कवलित हो गई थी और आर्थिक रूप से बंगाल को काफी नुकसान पहुंचा था। तो सन्यासी और फकीर विद्रोह के तत्कालीन प्रत्यक्ष कारणों में भी हम लोग 1770 ईस्वी के अकाल को देख सकते हैं। हम लोग प्रथम अध्याय के अंतर्गत अध्ययन किए हैं कि सरकारी दस्तावेज और ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो उस समय के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और सरकारी दस्तावेज हम लोग को प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार इन सन्यासी और फकीरों को अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था। उन्हें उपद्रवी कहा जाता था और यहाँ तक कि उन्हें डकैत भी कहा जाता था। यहाँ तक कि विद्रोह जो था वो वारेन हेस्टिंग्स के साथ समय में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स ने भी इन्हें डकैत के नाम से भी संबोधित किया है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास उपलब्ध हैं उस समय के, तो उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उन लोगों को उपद्रवी, विद्रोही और डकैत नाम से संबोधित किया गया है। यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उन्हें लाइफलेस मेडिकेंट्स, डिसऑर्डरली ट्रिप्स के नाम से भी संबोधित किया गया है। W. हंटर जो कि उस समय के एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, बहुत बड़े ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना भी की है, उन्होंने इन सन्यासी और फकीरों को ए सेट ऑफ लॉलेस बैंडिट कहा है। यानी कुल मिलाकर अनेक कहा जा सकता है कि कुछ और भी सरकारी दस्तावेज हैं जिनमें इन्हें जिप्सीज ऑफ हिंदुस्तान कहा गया है। कुछ सरकारी दस्तावेजों में इन्हें मेंडिकेंट्स, डिसऑर्डरली ट्रैवल ऑफ पीपुल कहा गया है। कहीं कहीं पर इन्हें ट्रेडिंग पिलग्रिम इत्यादि भी कहा गया है। यानी संक्षेप में हम लोग बोल सकते हैं कि जो सरकारी ऑफिशियल दस्तावेज हम लोगों को प्राप्त हुए हैं उन्हें अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा गया है। दूसरा,
सन्यासी और फकीर बोलने से हम लोग किसको समझते थे? तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले सन्यासी। सन्यासी बोलने से हम उस समय के दशनामी साधु संप्रदाय को समझते हैं, जो कि बिहार में रहते थे और 9वीं शताब्दी में इन्हें गोसाई नाम से संबोधित किया जाता था। इनमें से अधिकांशतः या तो ये लोग गृहस्थ जीवन का यापन करते थे या तो मठों में रहते थे। ये नीले और गिरवे रंग का वस्त्र धारण करते थे। इनमें से अधिकांशतः नागा साधु थे, जो कि कोपिन वस्त्र को धारण करते थे। और ये जो सन्यासी थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते फिरते थे, या तो स्वयं अकेले घूमते फिरते थे या तो दलों में घूमते फिरते थे। और इनमें से अधिकांशतः जो थे वो गिरी और पुरी संप्रदाय के थे। यानी कि उस समय के जो सन्यासी बोलने का मतलब था, उनमें से हम लोग देख सकते हैं कि दशनामी साधु संप्रदाय को बोलने के लिए बोला जा रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं फकीर। फकीर किसे बोला जाता था? तो इन फकीरों का संदर्भ जो था वो मादारिया नाम के सूफी सिलसिला के अंतर्गत आते थे ये लोग। और ये लोग इस्लाम की कट्टरता को स्वीकार नहीं करते थे और सन्यासी की तरह ये लोग भी अपने शरीर में छाई लगाते थे और अपने गले में और सिर में लोहे का छल्ला पहनकर घुमा करते थे। जिन फकीरों ने इस विद्रोह में अपना योगदान दिया था उसमें से थे मजनू शाह, मूसा शाह, करीम शाह इत्यादि। ये फकीर मुख्यतः गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में रहते थे और ये एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते फिरते थे और वहां से ये बंगाल में आए थे। ये मुख्यतः दरगाह में रहते थे। बंगाल में एक उत्सव होता था उरस, तो उरस के समय ये लोग फिर लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और गोरखपुर से ये फकीर लोग यहाँ पर आए और फिर यहाँ पर आने के फलस्वरूप यहाँ पर बस गए। यानी कि अब हम लोग देख पाए कि सन्यासी और फकीर बोलने से उस समय किसको समझा जाता था। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है कि विद्रोह का सूत्रपात क्यों हुआ, इसका नेतृत्व करता कौन था और विद्रोह का अंत कैसे हुआ। बच्चे इस पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये हम लोगों का मुख्य बिंदु है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो है कंपनी के विभिन्न नीति का प्रभाव। इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, कंपनी के विभिन्न नीति का प्रभाव क्या था। ये फकीर और जो सन्यासी थे ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते फिरते थे और ये लोग पूजा में भाग लेते थे और ये लोग उत्सव में भाग लेते थे, तो इन्हें कुछ कर मुक्त जमीनें प्राप्त होती थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के फलस्वरूप इन सन्यासी और फकीरों को जो कर मुक्त जमीनें दी गई थी, इन कर मुक्त जमीनों को छीन लिया गया और दूसरा इन पर धार्मिक कर लगा दिया गया, जिसके फलस्वरूप ये लोग असंतुष्ट हो गए। वास्तव में वारेन हेस्टिंग्स ये चाहते थे ये जो सन्यासी और फकीर एक स्थान से दूसरे स्थान घूम रहे हैं उनको एक जगह एकत्रित करके रखा जाए, क्योंकि कोई भी सरकार ये चाहती है कि जो घूमने वाले होते हैं उनको एक जगह रखा जाए, क्योंकि आदमी मनुष्य जब एक जगह रहता है तो उस पर नियंत्रण स्थापित कर पाना सहज होता है, लेकिन जो घूमते फिरते रहते हैं उन पर नियंत्रण स्थापित कर पाना सहज नहीं हो पाता। तो वारेन हेस्टिंग्स भी ये चाहते थे कि जो फकीर और सन्यासी एक स्थान से दूसरे स्थान घूम रहे हैं उन्हें एक जगह एकत्रित करके एक जगह निवास स्थान देकर उन लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। तो इन नीतियों से वो लोग असंतुष्ट हो गए। दूसरा, निष्कट जमीन का अधिग्रहण। हम लोग देखे हैं कि दान के फलस्वरूप इन फकीरों और सन्यासियों को अनेक जमीन मिलती थी। इसके अतिरिक्त इनमें से अधिकांशतः जो सन्यासी और फकीर थे वो मुगल शासन के अंतर्गत या नवाबी शासन के अंतर्गत सैनिक का भी काम करते थे। फलस्वरूप इन्हें जमींदारों से भी कुछ करमुक्त जमीनें प्राप्त होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन करमुक्त जमीनों पर कर जो था वो काफी बढ़ा दिया, माने राजस्व कर जो था वो काफी वृद्धि कर दिया। वृद्धि के फलस्वरूप इन लोगों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ जिसको ये लोग झेल नहीं पाए
और अंततः आगे चलकर इन कर मुक्त जमीनों को छीन लिया गया, जिससे कि सन्यासी और जो फकीर थे वो असंतुष्ट हो गए। तीसरा, व्यापार को नुकसान पहुंचाना। हम लोग देख चुके हैं कि सन्यासी और फकीर जो थे वो एक स्थान पर भी रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पे विचरण भी करते थे। तो जब ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते थे तो अपने साथ ये लोग मसाले और रेशम लेकर चलते थे, यानी कि ये लोग व्यापार भी करते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत इन व्यापारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके फलस्वरूप सन्यासी और फकीर जो थे वो असंतुष्ट हो गए। चौथा, अस्त्र रखने की निषेधाज्ञा। हम लोगों ने यह देखा कि अनेक सन्यासी और फकीर जो थे वो मुगल शासन के अंतर्गत या नवाबी शासन के अंतर्गत सैनिकों का भी कार्य करते थे, और ये सन्यासी और जो फकीर थे वो अपने पास अस्त्र और शस्त्र भी रखते थे। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून बनाकर इन सन्यासी और फकीरों के लिए अस्त्र और शस्त्र रखने की साफ मनाही कर दी, जिसके फलस्वरूप सन्यासी और फकीर जो थे वो असंतुष्ट हो गए। हालांकि 1773 ईस्वी में इस कानून में कुछ परिवर्तन लाया गया था, फिर भी इस तरह के कानून से वो लोग काफी असंतुष्ट हुए थे। विद्रोह का अगर हम लोग प्रत्यक्ष कारण देखेंगे तो हम लोग यह देख पाते हैं कि 1770 ईस्वी में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें बंगाल की आधी से अधिक जनसंख्या जो थी वो नष्ट हो गई थी। आर्थिक रूप से बंगाल जो था वो बर्बाद हो गया था। फलस्वरूप इन सन्यासी और फकीरों के साथ कृषक वर्ग, साधारण जनवर्ग और कारीगर भी शामिल हो गए थे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध में। अर्थात 1770 ईस्वी का अकाल इस विद्रोह का प्रत्यक्ष कारण के अंतर्गत हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ उपन्यास है उसमें भी हम लोग सन्यासी और फकीर विद्रोह का उल्लेख पाते हैं, और उसमें भी हम लोग 1770 ईस्वी के अकाल के मार्मिक दृश्य को देख पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं विद्रोह का सूत्रपात। विद्रोह का जो सूत्रपात था वो सबसे पहले 1763 ईस्वी में ढाका में हुआ था, जहां पर अंग्रेजों की एक कोठी पर आक्रमण किया गया था। वहीं 1763 ईस्वी में हम लोग देख रहे हैं कि दिनहाटा में भी ये सन्यासी रामानंद गोस्वामी के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट मॉरिशन बहुत हद तक पराजित भी हुए थे। 1769 ईस्वी में हम लोग देख रहे हैं कि नेपाल की सीमा में भी सन्यासी आक्रमण हुआ था, जिस पर की कंपनी पराजित हुआ था। यानी कि विद्रोह के प्रारंभिक चरणों को अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये देख पाते हैं कि विद्रोह के प्रारंभिक चरणों में सन्यासी और फकीर विद्रोह जो था वो काफी सफल हुआ था। 1773 ईस्वी में रंगपुर में जो सन्यासी और फकीर विद्रोह हुआ था उसमें कैप्टन थॉमस जो थे वो आहत हुए थे। फिर 1776 ईस्वी में मजनू शाह के नेतृत्व में फिर से विद्रोह हुआ। फिर आगे चलकर ये विद्रोह जो था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, और ब्रिटिश शासन जो था अपनी दमन नीति को चलाती है, और वारेन हेस्टिंग्स स्वयं इस विद्रोह को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, और वो कैप्टन जॉनसन को विद्रोह को दबाने के लिए भेजते हैं। अंततः ब्रिटिश शासन की दमन नीति के कारण इस विद्रोह को दबा दिया जाता है, मजनू शाह की भी मृत्यु हो जाती है, और इसी तरह से सन्यासी विद्रोह जो प्रारंभिक चरणों में काफी सशक्त था, अंतिम चरणों में देखें तो धीरे धीरे हल्का पड़ गया, और अंग्रेजों की दमन नीति ने इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया। चौथा देखते हैं हम लोग विद्रोह की प्रकृति। विद्रोह की प्रकृति कहने का मतलब है कि इतिहासकार लोग इसे एक मत के अनुसार नहीं देखते हैं। जैसे जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उस समय को उपलब्ध हो पाए हैं, तो उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ये माना जाता है कि सन्यासी और फकीर जो लोग थे वो उपद्रवी थे, वो विद्रोही थे, और वो डकैत के समान थे, जिन्होंने की शासन प्रणाली के विरुद्ध में विद्रोह किया था। दूसरा, 20वीं शताब्दी के वजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय एवं यामिनी मोहन घोष जो कि ICS थे, उन लोगों को कहना है कि उस समय की जो समसामयिक स्थिति थी, यानी ब्रिटिश शासन ने जो अपना शोषण नीति चलाया था, वही विद्रोह का एक प्रमुख
कारण था। तीसरा, अगर हम लोग मार्क्सवादी इतिहासकारों को देखें, जैसे कि सुप्रकाश राय को, तो इन्होंने इस विद्रोह को जन संग्राम माना है, क्योंकि इस विद्रोह में सन्यासी और फकीरों के साथ साथ हम लोग कृषक वर्ग को देख पाते हैं, हम लोग कारीगर वर्ग को देख पाते हैं और साधारण वर्ग को भी देख पाते हैं। आगे चलकर अगर हम लोग अतीश दास गुप्ता को देखते हैं, तो अतीश दास गुप्ता के अनुसार कंपनी का आर्थिक शोषण जो था इस विद्रोह का मूल कारण था, क्योंकि 1770 ईस्वी में जो अकाल पड़ा था वो भी इस विद्रोह का एक मुख्य कारण था। यानी कुल मिलाकर, और आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आनंद भट्टाचार्य जो एक प्रमुख इतिहासकार हैं, जो बंगला में भी और अंग्रेजी में भी लिखते हैं, उनका कहना था कि सन्यासी और फकीरों ने स्वार्थपरक भावना से विद्रोह किया था, यानी कि उनके अधिकारों को छीना गया था, तो वो अधिकारों के विरुद्ध में लड़ रहे थे। यानी वो चाह रहे थे कि जिन अधिकारों को छीना गया है वो अधिकार उन लोगों को मूलतः प्राप्त हो जाए। यानी विद्रोह की प्रकृति कुछ भी रहे, हम लोग यह कह सकते हैं कि यह विद्रोह जो था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शोषण नीति के विरुद्ध में हुआ।